दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी धूप काल चल रहा है। तो 4 साल पूर्व एक बांध बांधा गया जो तेलंगाना में स्थित है। सिर्फ 4 सालों में वहाँ के जो बाढ़ग्रस्त लोगों के साथ क्या हुआ और उनकी दुस्थिति कैसी है, मैं आपको इस माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। अगर हम लोग इस बांध को यानी निम्न पेनगंगा बांध को अगर रोकने में नाकाम रहेंगे तो लगभग अपनी भी परिस्थिति वैसे ही रहेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग इसे अच्छी तरह से सुने, समझें और बांध को रोकने के लिए आगे बढ़कर क्या क्या कदम उठा सकते हैं इसके बारे में आप सोचिए। मैं कल का मतलब 1 तारीख को खड़के में रहूँगा। 2 को मुझे वहाँ पर मैरिज अटेंड करना है। मैं 2 को भी शाम तक रहूँगा। तो कुछ बात करनी है या रणनीति तय करनी है, अपन वहाँ मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ आपका वीडियो, एक बार देख लीजिए। నేను 2013లో సర్పంచ్ గెలిచినప్పుడు పాత గ్రామంలో ఈ హనుమాన్ దేవాలయం వద్ద ఉగాది వచ్చినా, శ్రీరామనవమి వచ్చినా, దసరా పండుగ వచ్చినా అంగరంగ వైభవంగా కన్నుల పండుగ అందరు కలిసిమెలిసి కుటుంబం ఒకే కుటుంబంలో ఉండేవాళ్ళం. ఆ గత జ్ఞాపకాలు చూస్తే హృదయ విదారకం ఉంది, చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఈ గ్రామంలో పెద్ద పెద్ద చెట్లన్నీ మోడువారు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఒక పెద్ద చెట్టు కనిపిస్తుంది. ఏం చెట్టు అన్నది? అది రావి చెట్టు. ఆ రావి చెట్టు వద్ద చుట్టూ గద్దె కట్టి దాదాపు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం అందరూ గద్దె చుట్టూ కూర్చొని పెద్ద మనుషులు గాని పిల్లలు గాని అందరూ కూర్చొని ముచ్చట పెట్టుకొని ఆటలు ఆడుకునేవారు. ఇప్పుడు ఆ ఆటలు లేవు, ఆ ముచ్చట్లు లేవు, ఆ ఆప్యాయతలు లేవు, ఆ అనురాగాలు లేవు. ఈ పాత గ్రామం తోటే ఆప్యాయత అనురాగాలు అనేది ఈ మిడిమానల్నే సమాధి అయిపోయింది. तो दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा। तो वीडियो में ये शख्स कह रहा है कि हनुमान मंदिर के पास यानी अपना वाड़ा बोलकर बोल सकते हैं, तो वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होकर रामनवमी हो, दशहरा हो, हनुमान जयंती हो, दीपावली हो या हर त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता था। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पीपल का झाड़ था और वहाँ का जो गोल चबूतरा था वहाँ पर लोग बैठे हुए रहते थे। छोटे बड़े सब बैठ के बातें किया करते थे, खेल खेला करते थे। अब वो परिस्थिति नहीं रही क्योंकि ये लोग दूर चले गए, उनको दूर बसाया गया है। तो कौन सा गांव वाला कहाँ पर आया क्या नहीं, कोई पड़ोसी इधर का उधर का, ऐसा कुछ नहीं रहने की वजह से ये जो मिठास थी, ये जो प्यार था, ये जो गांव का वातावरण था, अभी वो लोग नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से ये भी आपके साथ होता है। నిరోజపల్లి ఎట్లా ఉండే ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఎట్లుంది? ఒకప్పుడు పచ్చటి పంటలు, ఎడ్లు కానీ బర్రెలు కానీ, మాకు అన్ని రకాల మాకు కూరగాయలు కానీ, మాకు పాలు కొనుకొచ్చుకోలేదు. అప్పుడు మాకు బర్రె ఉండే, పక్కకే మా ఇల్లు పక్కకే 3 ఎకరాల పొలం ఉండే. మంచిగా బర్రెలను మేపుకుంటా, గొర్రెలను మేపుకుంటా, ఎడ్లు మాకు కూరగాయలు వేసుకున్నాం. 1 ఎకరం అంతా ఎకరం కూరగాయలు వేసుకుని డైలీ మబ్బుల 2 గంటల 3 గంటలకు అట్లా మేము మార్కెట్ వెళ్ళి వస్తుంటే మా ల్యాండ్ మాకు ఉంటుండే. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలా భూమి మొత్తం పోయింది, బయట ఎక్కడ ఏం కొనుక్కోలేదు. ఇక్కడ కౌలు పడదామంటే కౌలు దొరకడం పరిస్థితి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ. तो ये शख्स कह रहा है कि जब हमारा गांव स्थित था तब खेत खयान हरी भरी रहते थे, साग सब्जी यहीं मिलती थी, पशु संपदा भी बहुत सारी थी। तो दूध हो, सब्जी हो या किसी तरह का धान्य हो, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। ये यहीं रहते थे और यहीं उगाते थे। सब लोगों को काम मिलता था, सब कुछ मिलता था। मगर बात अभी ऐसी हो गई कि दूध भी मिलना कठिन हो गया, साग सब्जी के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है और पैसा भी ज़्यादा जा रहा है। एक तो काम नहीं है और ऊपर से खाने के लिए भी किसी तरह की सब्जियां ये सब कुछ उपलब्ध नहीं है। ఉన్నప్పుడు ఇరుగు పొరుగు, తర్వాత అన్నదమ్ములు, దోస్తులు, చిన్నమ్మ పెద్దమ్మ, పాలోళ్ళు పగలు అందరూ ఉండేది. ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న కాడ ప్రస్తుతం ఉన్న కాడ ఎట్లా ఉంది? అందరు ఉన్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ ఉండగా ప్రేమలు ఉండే,
అక్కడికి అయిన తర్వాత तो इनका कहना है दोस्तों कि जब गांव वाले एक साथ मिलकर रहते थे तो गांव वालों के बीच, गांव वासियों के बीच आपस में प्रेम संबंध अच्छे थे, वो मोहब्बत थी, जो एक दूसरे की सहायता करते थे, सब कुछ करते थे। अभी वो दूर गांव में बसे है, एक ही गांव में, मगर वो प्यार, वो मोहब्बत, वो आदरण करना, वो सब कुछ चले गए हैं। क्योंकि अभी जिंदगी एक यांत्रिक बन गई है। वहां पर जाने के बाद फ्रस्ट्रेशन में आ गया आदमी, साला मेरी जिंदगी कैसी थी अब कैसी हो गई। तो ये दुख में एक दूसरे के साथ संबंध भी ठीक नहीं रहे और वो प्यार मोहब्बत वो नहीं रही, बस हाय बाय अपने काम पे चलो, क्योंकि वक्त वहाँ पर ये सब करने के लिए उनको इजाजत नहीं देती है, क्योंकि सब कुछ इन्होंने खोया है। ప్రేమలు అనేది లేవు. మా భూములు ఉన్నప్పుడు వ్యవసాయం చేసుకొని బతికిన మా తల్లిగారు ఊరేది, మా అన్నదమ్ములు, మా అన్నలు, మా అన్న పిల్లలు, తమ్ముని పిల్లలు అందరం బతికినాము. కూలి చేసుకొని పోలే, భూములు చేసుకొని వ్యవసాయం చేసుకొని బతికినాం. గవర్నమెంట్ ఇంత కూడా సాయం చేయలేదు. ఏమి ఇయ్యలేదా మరి మీ ఊరు పెట్టుకోండి? అప్పుడు ఆ రేటు కట్టించారు, తక్కువ రూపాయలు అవి ఏమొచ్చినాయి, ఉన్న అప్పులకే సరిపోయారు. ఏమి లేదు, ఎక్కడ ఏమి లేదు. ఇప్పుడు కూలి పోదామన్నా ఇక్కడ భూములు లేవా. ఊరు పోయినా तो इनका कहना है इनके तो खेत खयान तो चले गए, खेती करना बंद हो गया, अब इनके पास कुछ काम भी नहीं रहा। तो अगर काम करना है, मजदूरी का काम करना है, तो इनको वहाँ का वहाँ नहीं मिल रहा है, यानी कि गांव से दूर कहीं जाकर काम करना पड़ा। यानी कि घर से उठो और दूर जाओ सवेरे, वहाँ पर काम करो, मजदूरी करो या कुछ करो, फिर बाद में वहाँ से और प्रवास करके घर पर आओ। इस तरह से इनकी हालत बन गई है दोस्तों। जहाँ पर पहले एक गांव में स्थित रहते थे उनको वहीं कारोबार था, वहाँ का वहीं सभी के लिए काम मिलता था, वहीं पर काम करते थे। मगर जब यहाँ से वो विस्थापन हो गए तो वहाँ पर उनको कुछ भी मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि हर किसी के इतने सारे लोग विस्थापन होकर वहाँ जाएंगे तो कौन सा काम मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो काम ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता है और वहाँ से काम करके लौट कर आना पड़ता है, बहुत कठिनाइयाँ होती है। ఇంకా మీ బతకట్లేనే అమ్మ. మా బతుకులు చేసుకుందామంటే భూములు లేవు, పని చేసుకుందామంటే జాబులు లేవు, పిల్లలు చదివి ఆగం మీద తిరుగుకుంటా బిచ్చగాళ్ళ బతుకులు అయిపోయినాయి. మాకు ఎక్కడ ఏం ఆధారం లేదు. అప్పుడు ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఇస్తామని చెప్పి ఆనిచ్చిర్రు, 2 లక్షలు 5 లక్షలు ఇస్తామని ఆనిచ్చిర్రు, 1 రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు చేసుకొని తిందామంటే కైకిలు చేసుకుందామంటే కూలి దొరుకుతలేవు. మీ పాతింటి దగ్గరికి వచ్చారు, ఏం ఆదికి వస్తుంది? మాకు అన్ని చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలు, మా బాపు అమ్మ భూమిలు ఇన్నది పెరిగింది ఉన్నది అన్ని జ్ఞాపకాలు వస్తేనే మా కడుపు పలిగిపోతుంది. तो ये एक बहन है, अपने मायके को आई है और उनका जो पुराना गांव है वह अस्तित्व देखने के आई है और अपने भाइयों का बिखरा हुआ आशियाना देखकर ये बहुत दुखित हो रही है और अपने दर्द को प्रकट कर रही है। जैसे कि पहले भाई थे, सब मिलकर रहते थे, खेती बाड़ी थी, काम करते थे, मगर जब ऐसा कुछ हुआ तो तीनों के तीनों भाई काम करने के लिए चले गए। उनके पास ना पैसा रहा, ना कुछ रहा, ना खेती रही, ना कुछ बाड़ी रही, और वो मजदूर बन गए और मजदूरी के लिए अपनी अपनी जगह ढूंढने के लिए कहीं और भी चले गए। तो देखिए दोस्तों, इसका परिणाम ऐसा होता है, भले बांध तो बन जाता है मगर जो बांध के लिए त्याग देते हैं उन पर भी जो सरकारें हैं उनको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो गंभीर हालत ऐसी हो जाती है। उन्होंने तो त्याग देंगे मगर उनकी परिस्थिति इतनी विकट हो जाएंगी कि कहने के लिए अपने पास शब्द नहीं रहे। ఆ ప్రభుత్వం 5 లక్షల 4,000 ఇస్తానని మాట ఇచ్చిండు కేసీఆర్ గారు. 5 రూపాయలు కూడా గతి లేదు. డబల్ బెడ్రూమ్లు కట్టిస్తామన్నారు, అవి లేవు. పిల్లలకు జాబులు ఇస్తామన్నారు, అవి లేవు. 18 ఏళ్ళ వయసు వచ్చిన వాళ్ళకు ప్లాట్ ఇస్తానన్నాడు, అవి లేవు. ఏవి లేవు. ఆ ప్రభుత్వం అయిపోయింది. ఈ ప్రభుత్వం అన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు దయచేసి
పిల్లలకు జాబు ఇది సాయం చేయమని చెప్తాను. 5,04,000 అయినా సాయం చేసి డబల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తాడని కోరుకుంటాను దయచేసి. ఒక అమ్మ तो ये बहन कह रही है कि सरकार ने उन्हें लालच दी कि तुम्हें हम ये देंगे वो देंगे, ऐसा वैसा कुछ कह के उनको वहाँ से विस्थापन तो कर दिया। विस्थापन करने के बाद सरकार अपने वादे पूरे भूल गई है, ना पैसा दी है ना कुछ दिया है। उन्होंने कहा है कि जो मजदूरी कर कर जीते हैं, जो गांव पर निर्भर है, जिनके पास खेती नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको 5-5 लाख दिया जाएगा और उनको सही तरीके से काम काज भी दिया जाएगा। मगर जैसे ही विस्थापन हो गया 4 साल के बाद, 4 साल से ज़्यादा भी हो गए, एक पैसा भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया। जो मजदूर थे, जो अपने गांव के खेतीबाड़ी में काम करके अपना पेट पाला करते थे, उनकी परिस्थिति तो इतनी गंभीर हो गई कि वो जिए तो जिए कैसे, इस हाल में उनकी स्थिति हो गई है दोस्तों। तो इस तरह से होता है दोस्तों। तो आपको अचेतन रहना बहुत ज़रूरी है। आगे की रणनीति तय कीजिए, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। పాత శీతలం మధ్యలో కూర్చోండి. అమ్మ ఏం పేరు, ఏమాదికి వస్తుంది నీకు? ఇక్కడ మేము పనులు చేసి బతికినాము, కైకిలో గుల చేసుకొని బతుకున్నాము. మా భూములు పోయినాయి, జాగలు పోయినాయి. నాకు 3 బిడ్డలు, 2 కొడుకులు. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా బతికిరమ్మా? ఇక మెకానిక్ చేసుకుంటా బతికిన, మోటార్లు అవి ఇవి వచ్చినాయి, మంచిగా బతికినాం. ఇక్కడ పని వచ్చింది, అక్కడ పని లేదు, ఏం లేదు. టెన్షన్ పెట్టుకొని మా ఆయన వేయిండు. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు పని ఉండే, పని రందితో రంది కొద్ది వేయిండు, రంది పెట్టుకొని చచ్చిపోయిండు. तो यह बूढ़ी माँ कह रही है कि उसके जो बेटे थे वो स्वरोजगार करते थे, मोटर मैकेनिक या ऐसा कुछ तो किया करते थे और अच्छी खासी जिंदगी थी। मगर जैसे ही ये बांध की आफत उन पर आके गिरी और सबके साथ साथ इन्होंने भी मजबूरन यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिला और चले गए। तो वो पैसा तो कुछ दिन के लिए था, फिर बाद में जैसे कि वैसी हो गए। ना इनके पास कारोबार रहा ना कुछ रहा, यानी परिस्थिति बहुत ही विकट हो गई। फिर विकट होने के बाद अभी जैसे ही परिस्थिति हो जाती है तो भाइयों में भी और अपने परिवार में भी दरारें आना चालू भी हो जाती है। फिर बाद में जो दोनों भाई थे वो अपना, अब वहाँ तो कुछ कारोबार है नहीं करने के लिए, अच्छे खासे बढ़िया जी रहे थे। अब वहाँ पर मजदूरी कैसे करना, क्या करना, फिर अपना कुछ कारोबार करने के लिए ये लोग पूरा का पूरा अपना परिवार के साथ दोनों भी 2 अलग अलग जगहों पर चले गए। तो ये परिस्थिति आई, उनका जो हंसता खिलता गुलदस्ता उनका हंसता खुलता गिरता गिर गया, पूरा नाश हो गया। तो ये परिस्थिति देखने के बाद उनके जो पति है, यानी ये 2 लड़कों के पिताजी, उन्होंने फांसी ली और अपने प्राण को त्याग दिए। तो दोस्तों इतने सारे गांव है, ये पूरे गांव में अगर से ऐसी परिस्थिति पता नहीं किन किन लोगों पर आएंगी और ऐसी घटना अगर अपने परिवार में घटेंगी तो देखिए दोस्तों कैसा रहेगा। आप सोच लीजिए। मेरा तो कहने के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा है, मगर पता नहीं ऐसी चीज़ें किन किन लोगों के साथ हो सकती है। तो दोस्तों आप एक बार पुनर्विचार कीजिए, लड़ाई लड़िए। किसी के घर में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली अगर ऐसा बांध होगा तो अपने साथ ज़रूर होगा। पैसा आज है कल चला जाएगा, फिर बाद में परिवार में भी दरारें आएंगी और अपना जो एक आशियाना जो है अपने आंखों के सामने नाश हो जाएगा। तो आदमी कभी कभी सहन कर ले सकता, कभी सहन नहीं कर सकता है, फिर ऐसी घटनाएं घटती है, अपना परिवार जो है सर्वनाश हो जाएगा दोस्तों। और इस तरह से घटनाएं होंगी, जाने वाला तो जाएगा मगर जाते जाते सभी लोगों को सारा दुख देकर जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरी विनती है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। నీలోజు పని పోయింది. మా అవ్వ పేరున ఉన్న సార్ ఇది ఇల్లు, నా పేరున గాడు ఉంది సార్. మా అవ్వది భూమి పోయింది, ఇల్లు పోయింది.
మా అవ్వ అది పైసలు రాలేదు ఇదే అని చచ్చిపోయింది. ఏం చేయాలి? 16 ఎకరాల భూమి అన్నావు, పెద్ద ఇల్లు అన్నావు. ఇప్పుడు అప్పుడు ఎట్లా బతుకుండి ఇప్పుడు ఎట్లుంది? అప్పుడు ఎట్లున్నా సార్, ఇప్పుడు మా బతుకు గిట్లా అయింది. ఏం చేయమంటారు సార్? సంతోషం ఏం లేదు. यह आदमी जमींदार था दोस्तों, और गांव में सबसे बड़ा घर था इनका। चलो इन्होंने आया पैसा, चले गए, कुछ कारोबार किया, उसमें बहुत कुछ लॉसेस आ गई। पैसा था चले गया, घर था वो भी चले गया। अब इनकी परिस्थिति ऐसी आ गई कि अब करे तो क्या करे, ना कारोबार है, ना पैसा है, ना धंधा है। अच्छी तरह से जीने वाले लोग अभी सीधा सीधा रोड पर आ गए हैं। तो इस तरह से अपन कहते हैं कि मेरी इतनी ज़मीन है, मुझको इतने लाख आएंगे, इतने करोड़ रुपए आएंगे, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं दुगना डालूंगा, मैं व्यापार करूँगा, मैं बिजनेस करूँगा, मैं रियल एस्टेट करूँगा। दोस्तों, खेती से बढ़कर कुछ नहीं है। आज खेती में लॉस आया तो कल ले सकते, मगर आपका कारोबार एक बार धक्का लग गया तो फिर उठ के खड़े होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती दोस्तों। तो आप लोग जरा सा सोचा कीजिए। ఏది లేదు సార్ గట్లా. ఇప్పుడు మీ పాతిళ్ళు చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది? సార్ ఇడికి వస్తే ఒక దమ్ము ఏడో వద్దు అయితే సార్, ఇడికి వచ్చి చూస్తే మా బతుకు గిట్లా అయిపోయి అది ఇది అని. ఒక ये कह रहे हैं कि यहाँ आने के बाद उनको उनकी पुरानी यादें आ रही है, उनका जो बचपन याद आ रहा है, बचपन के वो खेल, वो बचपन के संबंध, जो अपने गांव में वो प्यार कैसे रहे, क्या रहे, उनकी ज़िंदगी कैसी रही, वो सभी ने यहाँ पर याद आ रहा है। यानी कि अभी बाकी बची हुई ज़िंदगी यादों में गुजरना पड़ेगा दोस्तों। तो आपका भी जो पेनगंगा प्रकल्प ग्रस्त जो है, वो लोगों का भी यही हाल होगा। जैसे जैसे कभी कभी धूप काल में ज़्यादा ही धूप काल होने के बाद, पानी का ज़्यादा उपयोग होने के बाद, ऐसे ही पानी पूरा सूख जाएगा और आपका गांव जो है, आपको अपनी जो बिल्डिंग है, जो पुरानी बिल्डिंग है, मंदिर है, अपन कहाँ रहते थे, क्या रहते थे, आपका गांव, आपका घर सब दिखने लगेगा। आते जाओ, देखते जाओ, रोते जाओ, पुरानी यादें याद करते जाओ और अपने काम के लिए चले जाते जाओ। बस आपको ही इसी तरह यादों में जीने का आदत अभी से डाल लीजिए। మీ బతుకు తాళ్ళెక్కుని బతికేటోళ్ళం మేము. రోజుకు ఒక 1000 రూపాయలు వచ్చు. ఇప్పుడు మాకు ఏం చేసుకోకుండా అయింది. భూములు పోయినాయి, జాలు పోయినాయి. ఆడ 2 లక్షల పైతే ఏడికి మొదలు కాలి. ఇప్పుడు 10 లక్షలు పెట్టి ఎకరానే కొన్నాం. అది కొందామంటే పైసలు కూడా లేవు. 5 లక్షలు ఇస్తాడు, అవి ఇవ్వలేదు. ఇక అందరి కులాలు అన్ని పోయినాయి. అడ్డోళ్ళది, కమ్మరోళ్ళది, మాది వాళ్ళది, మంగళంది, కుమ్మరోది అన్ని. तो दोस्तों, ये लोगों का कारोबार था ताड़ी का। जो ताड़ी निकलती है उनको बेचकर ये लोग अपना काम किया करते थे। फिर बाद में अब इनके पास तो ज़मीन गिमीन कुछ नहीं थी, यानी कि खेत वीत कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत ज़मीन थी घर की, वो चले गया, घर चले गया, वो बाहर चले गए। अब वहाँ ना ताड़ी है ना कुछ है। इनका तो क्या बोलते, ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो गई। इसी तरह जो हस्तकला पर, जो अपनी स्वरोजगार के, जैसे कुम्हार हो सकता, क्या लोहार हो सकता, तो ऐसे लोगों के कारोबार जो है एकदम से ठप गिर जाते हैं। और जहाँ पर अपन को पुनर्वसन दिया जाता है, वहाँ पर ये लोग रुक भी नहीं सकते। तो ये अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं और दूसरे गांव में जाकर, यानी कि पूरा सोशली, जो सामाजिक तौर से पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा दोस्तों। काम कुछ नहीं रहेगा। जैसे कि अभी ये गांव से वो गांव, वो गांव से ये गांव, इनको जाना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। सीजन में काम रहेंगे तो काम करेंगे, नहीं तो मजदूरी करेंगे। इस तरह से आपको जीना पड़ता है। जो ज़मीन है उनको थोड़ा बहुत पैसे भी आएंगे, मगर जो ज़मीन के लिए ये लोग जो गांव में रहते स्थित, एक फैब्रिकेशन रहता अपना, कुछ लोहार रहता, कुछ कुम्हार रहता, या कुछ लोग रहते जो अपने अपने व्यवसाय से सब कुछ चलता है। ये पूरा फैब्रिकेशन जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा दोस्तों। सभी के सभी रोड पर आ जाएंगे। ఎదురుపాక ఊళ్ళో ఉన్నాం కదా, ఈ ఊళ్ళో తాడి చెట్ల కాడ కానీ తాడు మండవ దగ్గర కానీ ఎట్లాంటి సందడి ఉండేది ఒకప్పుడు? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరింట్లో వాళ్ళే పాట పెట్టుకుని పండుడే. ఇక తాళాలంటే 100 మంది 50 మంది మాట్లాడుకుంటా, అన్న అంటే తమ్ముడు అంటే బామ్మది అంటే బావ అంటే ఇట్లా కళ్ళు కచ్చిరి. వాళ్ళు సాయం చేసిరి, మేము వాళ్ళకు సాయం చేసి, వాళ్ళు వడ్లు ఇచ్చినా, మక్కలు ఇచ్చినా, రైతులు ఇస్తే కూడా మేము దీన్ని బతికినాం ముఖ్యంగా। और ये शख्स कह रहे हैं कि जो बलूत कहते हैं ना, बलूत, जैसे कि गांव में हर साल लाना रहता है, तो गांव जो बलूत
के हिसाब से उनको अभी कोई धान्य देते हैं, कुछ धान्य देते, तो कोई मकई पकाता है, तो कोई गेहूं, तो कोई ये, तो बलूता से इनके घर में हर तरीके का अनाज रहता था। सही बात है, अपन भी कहते हैं जैसे कि नाई रहता है, अपन नाई के, मैं भी जब छोटा था तो मेरे नानियाल में मैं जब जाता था तो मैं भी, मेरे नाना जो है वहाँ पर मुझको भी लिए जाते थे बलूता के हिसाब से, वहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट इनकी 1 ईयर के लिए रहता था। तो ये एक मिठास थी, एक ये था, जो भी धान्य होते थे उनको धान्य देते थे, उनके घर में हर प्रकार के धान्य मिलते थे। अब ये लोगों को यानी अब खाना भी मुश्किल हो गया। तो इस तरह से जो क्या बोलते हैं, जो कारोबार करते हैं, बिजनेस तो नहीं कह सकते लेकिन हाथों का कारोबार, जैसे नाई हो, लोहार हो, कुम्हार हो, इस तरीके के लोगों को बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। और जो खेती पे ही मजदूरी कर कर जीता है उसकी तो हालत बेहालत रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य यही है, अभी भी वक्त है, गुजरा नहीं है। न्यायिक लड़ाई भी लड़ना है अपन को और साथ साथ आंदोलन भी करना है। जो कुछ भी हुआ वो हो गया, जो चुनाव था वो भी हो गया, वो चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है, जो भी पार्टी आएगी वही करेगी, मगर अपन को और इससे और तेजी से काम करना जरूरी, इसको रोकना जरूरी। काम कुछ भी नहीं हुआ, हसदेव के जंगल को काम फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज को वो लोग रोकने में जब कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ तो काम शुरू ही नहीं हुआ, तो हम क्यों नहीं रोक सकते। तो दोस्तों एकत्रित होइए, देखिए, सोचिए, अपना गांव का मसला है, कैसे होंगे, क्या होंगे, आगे की जिंदगी भी देखिए, खुदगर्ज मत बनिए, सबकी देखिए, अपन खुद को ही नहीं, जो काम करके जी रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ किसके पास थोड़ा छोटा मोटा सा घर का ये है, वो लोगों का क्या होगा। गवर्नमेंट तो ऐसे आश्वासन देती है पर किसी तरह का आश्वासन पूरा नहीं करती है। तो दोस्तों मेरी आप सभी से विनती है कि एक बार पुनर्विचार कर कर इसे कैसे हैंडल करना है, इस इश्यू को कैसे हैंडल करना है, आप सब सोचिए, रणनीति बनाइए और उसके तहत आपको चलना है। धन्यवाद। जब केसीआर मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई आपको आपके आर्थिक सुधार के लिए हम काम करेंगे, साथ साथ आपको डबल बेडरूम देंगे, आपको कामकाज भी जहाँ पर आप है वहीं दिया जाएगा और आपको हर तरीके से मदद दी जाएगी, हर फैसिलिटी आपको दी जाएगी। इस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया, पर दुर्भाग्यपूर्ण से वो कुछ भी पूरा भी नहीं हुआ और फिलहाल तो वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ पर आ गई है। तो दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य है कि गवर्नमेंट कौन सी भी आए मगर धोखा तो मिलने वाला ही है। वो अपना काम निकालने के लिए चाहो तो जीवो निकालेंगे, आपको लिखा पढ़ी करके भी देंगे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, सब करेंगे, मगर जैसे ही उनका काम हो गया फिर बाद में वो उसको लटका देंगे। दोस्तों अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। जब वहाँ से निकल गए अपन ने उनको अनुमति दी, उनको जैसे खड़के वालों ने, खम्बाड़ा वालों ने उनको कैसा अनुमति दी वैसे कर अनुमति दे दी, तो समझो कि अपना काम हो गया। अभी थोड़ा बहुत बचा कुचा है, कुछ भी काम नहीं हुआ है, 1% भी काम नहीं हुआ है। न्यायिक लड़ाई के साथ साथ आंदोलन भी आपको करना जरूरी है। कैसे करना है, क्या करना है तय कीजिए, बाकी मिलकर करेंगे।